हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, जिसके ऑलरेडी हम लोगों ने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं और उन 3 लेक्चर के अंदर हमने मैटर की बात कर दी, मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, मैटर के टाइप्सों की बात कर ली हमने, वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर चुके हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम लोग पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के आगे के पार्ट पे, लास्ट में हमने जो खत्म करा था वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे ही खत्म करा था। तो उसके अगले जो पार्ट रह गए थे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहा जाता है, तो आज इन्हीं सब बातों पे आज जिक्र करेंगे और उनकी डेफिनेशन एंड उस पर क्वेश्चन करेंगे। साथ के साथ आपको आज ये भी सिखाया जाएगा कि आपकी एक स्केल से, एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी वैल्यू को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, वो भी मैं आज की वीडियो में आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लास्ट हमने इसी पे खत्म करा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या आता है। इस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर जो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट वो कंडीशन होती है जब कोई सॉलिड अपनी कंडीशन यानी कि अपनी स्टेट को छोड़ के किसी दूसरी स्टेट में यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मैं डेफिनेशन के आधार पर समझाता हूं आपको। जैसे मान के चलिए बर्फ होती है हमारी, बर्फ को आपने क्या करा, फ्रिज से निकाला और उसे रख दिया। अब रखने के बाद में क्या होगा, बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जो ये कंडीशन होती है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, आप मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एंड बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड कन्वर्ट हो जाए, किसके अंदर, हमारा लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसे टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल यहां इसके टेम्परेचर की बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, अगर मैं आइस के मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो वो कितना होता है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन के बराबर। ठीक है, या तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे या फिर 273.16 केल्विन के बराबर होता है। दूसरा हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल बस आइस ही है, बहुत अच्छा एग्जांपल है आइस का कि भाई आपने आइस को निकाल के रखा, अब जैसे ही आप आइस को निकाल के फ्रीजर में से बाहर रखेंगे, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का टेम्परेचर जब तक वो फ्रिज के अंदर था तब तक उसका टेम्परेचर नेगेटिव में था, अब वो टेम्परेचर 0 तक जाएगा और फिर वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी जो चीज आ जाती है हमारे पास वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किसे कहा जाता है, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो वाटर है या जो लिक्विड है वो वेपराइज होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड get start to boil at atmospheric pressure is known as boiling point। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा लिक्विड, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड बॉइल होना शुरू हो जाए यानी कि उबलना शुरू हो जाए, उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम बात करें इसकी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, बॉइलिंग
पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको कह सकते हैं हम 373.16 डिग्री केल्विन, या तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373.16 डिग्री केल्विन। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की तो हमने बात कर ली, क्या इस बात को भी पता लगेगा, कहते हैं कि भाई 100 डिग्री कब तक रहेगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री कब तक रहेगा। तो याद रखना, मैं एक पॉइंट बना दे रहा हूं यहां पे कि टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर द टेम्परेचर will remain same, will remain same। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमारा क्या होता है, जब तक देखिए आपने जैसे बॉईल करा, अब आप पानी को बॉईल कर रहे हो तो वो बॉईल 100 डिग्री सेल्सियस कब तक रहेगा, जब तक आपके उस पात्र के अंदर यानी कि उस बर्तन के अंदर का सारा लिक्विड पूरा बॉईल ना हो जाए, जब तक एक ड्रॉप भी उसकी बाकी रह जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, उससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो या उससे ऊपर भी टेम्परेचर नहीं जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो बॉईल होता रहेगा जब तक उसकी आखिरी ड्रॉप तक जो है बॉईल ना हो जाए, गर्म ना हो जाए, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन आफ्टर चलते हैं आगे की बात को, देखते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, उतार लीजिए इसको। होप से सभी ने उतार लिया होगा। चलिए इस पे रेस करते हैं। अब देखिए सी में अभी बॉइलिंग पॉइंट में एक पॉइंट और है आपका कि बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। कि बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल को एक साथ लेते हैं। पार्टिकल की बात कर लो कि बहुत सारे पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को यानी कि पहले क्या करते हैं, बॉइल होने के दौरान एनर्जी लेते हैं और उसके बाद वेपराइज होते हैं यानी कि गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या हो जाएगी, द पार्टिकल टेक्स एनर्जी एंड देन कन्वर्ट इनटू गैस, ठीक है ना। उसके बाद गैस या आप लोग इसको वेपर भी कह सकते हैं कि वेपर में उसके बाद कन्वर्ट होते हैं। पहले क्या करेंगे कि पार्टिकल से बल्क बहुत सारे अमाउंट में अपने क्या करेंगे, क्योंकि एक दो तो ड्रॉप होती नहीं है, बहुत सारा पानी होता है, उसकी ड्रॉपलेट बहुत सारी हो गई। H2O निकालोगे तो पता नहीं कितने सारे H2O निकलेंगे। तो उनको सबको क्या करता है, वो एनर्जी को लेता है इकट्ठा, और एनर्जी को लेने के बाद तब जाके वो वेपराइज होना शुरू होता है। तो ये एक पॉइंट और यहां पर डाल लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट, अब ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड जमना शुरू हो जाता है या फ्रीज होना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर at which the liquid change into solid is known as freezing point। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल नहीं, इसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करी जाए तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना होता है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जैसे जैसे चलता चला जाएगा ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, और 0 डिग्री से जैसे ऊपर चलता चला जाएगा वैसे वैसे आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, लिक्विड की ओर बदलता है, यानी कि कोई सॉलिड लिक्विड की ओर कन्वर्ट होता है। तो इसी पे आपका ये भी चलता है। तो 273.16 डिग्री केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट तक हमें सब समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं जरा टेम्परेचर स्केल की, कौन कौन से टेम्परेचर स्केल हमें देखने के लिए मिलते हैं, कैसे कैसे हम पता लगा सकते हैं कौन सा टेम्परेचर स्केल क्या है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए आप, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल, अब देखिए 3 तरह के टेम्परेचर स्केल होते हैं। कौन कौन से,
आप इसी तरीके से एक चार्ट बना लीजिएगा। एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है आपका केल्विन, और तीसरा होता है आपका फ़ारेनहाइट। ठीक है, तीन तरह के डिग्री सेल्सियस आपके मतलब टेम्परेचर स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये तीन तरह के टेम्परेचर स्केल आपको देखने के लिए मिलते हैं। किसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि कौन से का इस्तेमाल किस जगह पर ज्यादा करा जाता है, कहां पर हमें ज्यादा कौन सा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला। चलिए, सभी ने उतार लिया होगा फिर इसको। अब देखते हैं कौन सा स्केल कैसा है हमारा, क्या वैल्यू होती है, उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, तीन तरह के स्केल हम यहां पर बना लेते हैं अपने। पहला स्केल है हमारा डिग्री सेल्सियस का, दूसरा स्केल हमने बनाया यहां पर डिग्री केल्विन का, और तीसरा स्केल हमने यहां पर बनाया डिग्री फ़ारेनहाइट का। ठीक है, अब इसमें देखिए, जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ये होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो उस केस में हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है केल्विन के अंदर कितना होता है, वो 273.16 डिग्री केल्विन, यहां पे डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं फ़ारेनहाइट पे बात करूं तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अभी मैं निकालना भी सिखाऊंगा आपको कि कैसे बना, कैसे आया, फॉर्मूले दिखाऊंगा बकायदा इसके कि कौन किसके बराबर होता है। और अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है इसका 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और यहां पे अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 373.16 डिग्री केल्विन, ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन। और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, किसके अंदर, आपका आपके फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो 0 डिग्री, यहां से यहां देख लेते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इक्वल होता है हमारा 273 केल्विन के बराबर। 0 डिग्री सेल्सियस हमारा किसके बराबर है, 273.16। थोड़ी देर कैलकुलेशन के लिए हम 16 वाला पार्ट हटा दे रहे हैं। तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डिग्री टू सेल्सियस, डिग्री टू सेल्सियस, अगर मुझे डिग्री से सॉरी केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन टू सेल्सियस, अगर मुझे केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, जो मुझे निकालना है, मुझे सेल्सियस निकालना है तो डिग्री सेल्सियस को यहां पे लिखेंगे विच इज इक्वल टू, अब मुझे क्या निकालना है, केल्विन की वैल्यू दे रखी होगी यानी कि K माइनस 273। तो ये फॉर्मूला आप यहां पर याद रखेंगे कि अगर आपको केल्विन से सेल्सियस बनाना है तो जो भी केल्विन की वैल्यू आपको दी जाएगी, कुछ भी हो, यहां पर अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा करके कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो उसमें से आप 273 घटाएंगे तो आपको डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। और अगर आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस, एक काम कर यहां लिख लेते हैं, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। अब अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, देखिए यहां से 273 को क्या करिए, डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दीजिए, तो केल्विन इज इक्वल टू हो जाएगा 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। अब एक स्केल और है हमारे पास में, क्या कन्वर्ट करना है हमें, कि कन्वर्ट फ़ारेनहाइट या ये कह सकते हैं कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, F इज इक्वल टू होता है 9/5 इंटू में C प्लस में 32 डिग्री। ये फॉर्मूला आप यहां पे याद रखेंगे। जब आप ये निकाल लेंगे तो इससे आप केल्विन के अंदर भी कन्वर्सेशन मार सकते हैं कि यहां से C की वैल्यू आप निकाल लीजिए, C की वैल्यू निकालकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डालेंगे तो केल्विन की वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तीन तरह के स्केल आपके पास में होते हैं और तीनों स्केल में मैं बता देता हूँ कौन सा स्केल आप ज्यादातर कहां यूज करते हो।
अगर हम सबसे पहले बात करें जाए डिग्री सेल्सियस की, तो डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल हम लोग जो है ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं, किसी टेम्परेचर को यानी कि एक्सटर्नल टेम्परेचर को निकालने के लिए यूज कर लेते हैं, या बॉयल टेम्परेचर को निकालने, किसी चीज को कोई बॉयल हो रही है तो उसको डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि अगर जनरल भाषा में देखी जाए तो जनरल टेम्परेचर को लिए एनवायरमेंटल टेम्परेचर हो गया, इस सब टेम्परेचर को देखने के लिए हम लोग ज्यादातर डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद केल्विन की बात करी जाए तो केमिकल रिएक्शन के जितने भी टेम्परेचर होते हैं तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर केल्विन में ही मेजर करा जाता है। और तीसरी अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट जनरली हम लोग डॉक्टरों की दुकान में देखते हैं कि वो जो हमारा फीवर चेक करते हैं वो फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं, तभी वो कहते हैं कि 104 डिग्री बुखार हो गया, 105 डिग्री बुखार हो गया। वो सेल्सियस नहीं बोलते हैं वहां पर, वो फ़ारेनहाइट बोलते हैं, क्योंकि अगर सेल्सियस में होता तो भैया फट जाते हम तो अब तक। 104 105 बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। हम लोग जनरली जानते हैं कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, या हम कह सकते हैं कि हमारा 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है लगभग, ठीक है ना। इतने डिग्री टेम्परेचर हमारी बॉडी झेल जाती है। इसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारी क्या होगी, परेशानी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये जो बताता है ना 104 डिग्री बुखार हो रहा है, 105 डिग्री हो रहा है, 102 हो रहा है, तो वो 98 में प्लस होके होता है कि इसमें प्लस हो गया, जितना भी अब बढ़ जाए, जैसे मान लो ये 99 लिखा हुआ, थोड़ी देर मान लेते हैं 99 है, तो 3 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ गया, जिसकी वजह से गर्म बॉडी हमारी हीट अप होने लग गई। अब और इससे ज्यादा अब सोचो, अगर ये 104 डिग्री, ये कहते हैं कि 104 डिग्री सेल्सियस बुखार हो रहा है, बॉडी तो फट जानी चाहिए थी अब तक, क्योंकि हमारी बॉडी इतना टेम्परेचर कहां झेल पाती है। 36 डिग्री 37 डिग्री से ऊपर जाने के बाद तो हमारी हालत खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो याद रखना कि कौन सा टेम्परेचर स्केल हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे ही बना लो, आपको याद रहेगा कि हमारा जो है केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, या फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, हमारे पास में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो इसको आप कर लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं कुछ क्वेश्चन अपने टेम्परेचर स्केल के ऊपर, नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आगे बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। क्वेश्चन 1, कन्वर्ट 543 डिग्री केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें दिया गया है कि हमें 543 डिग्री केल्विन को कन्वर्ट करना अपना किसमें, डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो क्या फॉर्मूला हमने अभी बताया था कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273। अब देखिए केल्विन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 543, ठीक है, माइनस 273। तो डिग्री सेल्सियस हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 3 - 3 is 0, 14 - 7 is 7, 4 - 2 is 2, यानी कि 270 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कन्वर्ट 36 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, कि हमें कन्वर्ट करना है 36 डिग्री टेम्परेचर को किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो फॉर्मूला क्या आता है कि केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस में डिग्री सेल्सियस। सो केल्विन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 273 प्लस में 36, एड ऑन करेंगे तो 3 6 9 3 7 10, 2 और 1 3, तो 309 डिग्री केल्विन हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर इसका आ जाएगा। अब अगर मुझे इसी डिग्री सेल्सियस को मान लो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो देखिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। यहाँ का नंबर चेंज कर देंगे कैलकुलेशन के लिए, अप्रोक्सीमेशन में लेके आराम से मैं निकाल के दिखा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन, कन्वर्ट 35 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, कि हमें 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, क्या फॉर्मूला दिया था, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 डिग्री। सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू में 35 डिग्री प्लस में 32 डिग्री, ठीक है ना। तो 5 7 35, 7 9 63 प्लस में 32, जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो मैंने यही तो आपको कहा था कि जो हमारा क्या होता है कि जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है वो लगभग इसी के बराबर होता है कि 36 डिग्री टेम्परेचर। अब मैंने 35 लिया ना, 1 डिग्री घटा दिया ना, तो 1 डिग्री से फर्क पड़ जाएगा, 96 का अप्रोच हो जाएगा। लगभग हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो
4 के अप्रोक्स होता है, वहीं तक हमारा देखिए फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पहुंच गया है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल है। एक सवाल मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, 2-3 सवाल यहाँ पर, तो आप उसको कन्वर्ट करके बताना है। कन्वर्ट 649 डिग्री केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, ये पहला सवाल है आपका। दूसरा है कन्वर्ट 23 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए कन्वर्ट 543 डिग्री केल्विन इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपको ये तीनों के तीनों कन्वर्ट करके मुझे बताने हैं कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। ये आप लोगों के लिए हो गया इसमें होमवर्क। ठीक है ना, चाहो तो वीडियो पॉज करके अभी भी कर सकते हो या फिर इसको बाद में भी आप कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। सो होप सो सभी लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए बात करते हैं अब आगे अपनी क्वेरीज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, लगा लीजिए अपनी लेटेंट हीट। अगला टॉपिक आप लोगों का क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, हीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है आपका? हिडन। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जो दिखाई ना पड़े लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल की, या कह सकते हैं किसी सब्सटेंस के फेस को चेंज कर दे, ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में कि द हिडन एनर्जी या हिडन हीट विच ब्रेक्स द force of attraction between the molecule of substance is known as latent heat। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने वाटर लिया और वाटर को क्या करा हमने 10 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। अब मैंने क्या करा? इसे हीट करना शुरू करा, यहां से हीट करना इसे शुरू करा। जब मैं इसे वाटर को हीट करूंगा तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा। मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर राइज करके क्या पहुंच गया हमारा? 20 डिग्री सेल्सियस पे वो टेम्परेचर हमारा पहुंच गया। कि वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे था, हमने हीट करा, हीट करने के बाद कहां चला गया? 20 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन यहां पर हमें देखिए हीट दिखाई पड़ रही है किसी दूसरी फॉर्म में जाकर, लेकिन पता लग रहा है कि 10 डिग्री टेम्परेचर यहां से बढ़कर 20 डिग्री हो गया। इसका मतलब हीट यहां पर दिखाई पड़ रही है, तो इसको हम लेटेंट हीट नहीं कहेंगे। फॉर्मूला क्या होता है वैसे लेटेंट हीट का हमारे पास में? एनर्जी इज इक्वल टू m डेल्टा सी टी। ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है? m डेल्टा सी टी। m क्या होता है यहां पर? मास। डेल्टा सी होता है आपका स्पेसिफिक हीट, और टी होता है आपका टेम्परेचर। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का, क्यों क्या है आपकी यहां पर? हीट एनर्जी। आप सिंपली एनर्जी कह दीजिए हीट एनर्जी। तो मास, स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर। लेकिन ये डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लेटेंट हीट के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें हीट दिखाई पड़ रही है। जहां पर हमें हीट या एनर्जी दिखाई ही ना पड़े, वो हिडन रहे, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट। जैसे हमने लिया यहां पे आइस। अब आइस का टेम्परेचर हम जानते हैं कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको क्या करा? हीट करा, और हीट करने के बाद में ये कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर, और वाटर का टेम्परेचर भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर हीट तो गई लेकिन वो हीट दिखाई नहीं दी कि कहां चली गई, मतलब कांस्टेंट हो गई हीट। तो जब आइस से वाटर के अंदर हमारी क्या होती है? आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट होने के दौरान जो वो हीट ले रहा है, जिसका पता हमें नहीं लग पा रहा है कि वो हीट ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है, हिडन है वो हीट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे वेपराइजेशन में भी हो सकता है कि हमारा जो है वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केस में जब तक वो उबलता रहेगा, आपने देखा है कि भाई हमने वाटर को उबालने रख दिया, वो जब तक क्या होगा? जब तक वो
बॉईल होता रहेगा जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाएगा, तब तक तो उसका टेम्परेचर नॉर्मली कांस्टेंट ही बना रहेगा। तो कहीं पे भी आप देख सकते हो तो ऐसी कंडीशन में हमारी क्या लगती है, लेटेंट हीट हमारी लग जाती है। ठीक है, तो याद रखना वाटर टू वाटर जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए टेम्परेचर राइज होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम लेटेंट हीट कंडीशन नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम बात करें आइस टू वाटर बनने की कंडीशन, तो हम जानते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो दोनों ही केस में हमें पता लग रहा है कि टेम्परेचर यहां पर रिमेन सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो यहां से यहां तक कन्वर्ट होने पर स्टेट देखिए बदल गई है, इनकी स्टेट बदल रही है लेकिन यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ऐसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो यही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। नॉट चलिए तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। क्या हो रहा है कि जब हमने 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड लिया और वो क्या हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यानी कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या हो रहा है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। के इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। कि जब हमारा 1 किलो सॉलिड, कोई भी सॉलिड ले लीजिए, लाइक आपने आइस ले ली, 1 किलो सॉलिड आपने ले लिया, आइस ले ली, और वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे क्या बोला जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाएगा। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं घर में, बड़ा आसान है। आपके अपने घर में फ्रिज में आपने बर्फ रख रखी होगी, अगर आपके पास आइस क्यूब होंगे तो और अच्छा है कि किसी गिलास विलास में या किसी भी चीज में आप डाल लीजिए और उसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, तो आप देखेंगे बिना टेम्परेचर चेंज हुए आपकी क्या होगी, बर्फ पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लीजिए यहां तक, फिर इसको इरेज करते हैं और चलते हैं अपने अगले पार्ट के ऊपर। ओके, सो सभी ने निकाल लिया होगा, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें भी सेम डेफिनेशन रहेगी लगभग जो हमारी अभी हमारी फ्यूजन में रही है। तो क्या हो जाएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 liter of liquid into vapor at atmospheric pressure at its boiling point। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 liter ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कि जब हमारा 1 लीटर लिक्विड कन्वर्ट होगा किसके अंदर, हमारा वेपर के अंदर, या कह सकते हैं गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसे कहा जाता है। तो जब हमारा क्या हो रहा है, 1 लीटर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर के अंदर या फिर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लग रहा है, तो उस चीज को हमने बोला यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की हम लोग बात करें, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच the gas
is cooling and convert into the liquid is known as the condensation। तो क्या कंडेंसेशन हो रही है हमारे पास में? कंडेंसेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान हम गैस को पहले कूल करते हैं, यानी कि ठंडा करा जाता है, और ठंडा करने के बाद में उसको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन। तो क्या लिखेंगे यहां पर? डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास में, द प्रोसेस in which gas is cooling and converted into liquid is known as condensation। तो क्या बताया हमने कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी गैस को हम कूल कर रहे हैं और कूल करने के बाद उसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? हमारी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन। दोबारा सुन लीजिए, कंडेंसेशन एक वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हमारी गैस को हम कूल कर रहे हैं और कूल करने के बाद में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा हुआ, ये कहां देखते हैं हम? जब हमारा वेपराइजेशन होता है, यानी कि पानी को जब हम बॉइल कर रहे हैं, वेपराइजेशन हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि आप घरों में जब किसी बर्तन के अंदर पानी को उबालते तो उसके ऊपर जब प्लेट ढक देते हैं, तो प्लेट को ढकने के बाद में आपने वहां पर देखा होगा कि प्लेट के ऊपर क्या होता है? वेपरा उड़ के डिपोजिट हो जाता है, और जब आप उस प्लेट को हटाते हैं तो वो एनवायरमेंट से एनर्जी लेके कूल हो जाते हैं ड्रॉपलेट, और जो है लिक्विड फॉर्म में वापस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वेपराइजेशन हमें कहां देखने को मिल रही है? व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन द यूटेंसिल। ठीक है ना, किसी बर्तन में हमने क्या करा? अपने पानी को उबाला, और उबालने का प्लेट पर या जो भी थाली हमने उसके ऊपर बर्तन रखा होता है उसके ऊपर हमारा वाटर डिपॉजिट हो जाता है। जब आप उसे हटाते हो तो ठंडा होने की वजह से वो हमें वापस वाटर फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है ना, ये वेपराइजेशन की कंडीशन में हमें कंडेंसेशन देखने के लिए मिल जाता है कि कंडेंसेशन, क्योंकि हम वेपर को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने कूल कर दिया इसको। जब कूल करेंगे तो कूल करने के बाद में हमें वहां पर पानी वापस हमें लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाएगी गैस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? सब्लिमेशन यहां पर बोल रहे हैं। तो सब्लिमेशन में क्या हो जाएगा? जैसे हम लोगों ने देखा है कि CO2 जब हमारी ड्राई आइस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हाईली कंप्रेस करके पहले क्या करा जाता है? सॉलिड बनाया जाता है। उसके बाद में जब उसको क्या करते हो, किसी पानी के अंदर आपने ड्राई आइस को लिया और उसे वाटर के अंदर जब डालते हो, तो वाटर में डालने के बाद में वो डायरेक्टली क्या होता है? लिक्विड बनने की बजाय सीधे गैसेस स्टेट में उड़ना शुरू हो जाता है। तो जितने भी आप लोगों ने ये भगवान के सीरियल देखे होंगे या जितने भी आप भूत प्रेत के नाटक देखते हो, उसके अंदर जो धुआं उठता है, जो नीचे की तरफ गिर रहा होता है धुआं, वो सारा का सारा धुआं आपका किसका होता है? शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, या कह सकते हैं ड्राई आइस का होता है। तो सब्लिमेशन क्या हो जाएगी? Sublimation is the process in which solid converted directly into liquid। कि सॉलिड हमारा डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ड्राई आइस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है ना, ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका? हमारा सब्लिमेशन का। आप ड्राई आइस को लेंगे, वाटर के अंदर डालेंगे, तो उसमें से जो धुआं निकलेगा वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस के अंदर ही तो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए लास्ट टॉपिक पे चलते हैं अब इसके बाद में अपने, कि आखिरी टॉपिक हमारा क्या है यहां पर? तो लास्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है हमारा वेपराइजेशन में, यानी कि हमारे भाप में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या हो गया हमारे पास में? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस by which liquid
कन्वर्टेड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, ठीक है ना। तो जिस टेम्परेचर पे, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे जब हमारा जो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है या कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर के अंदर, उसी चीज को हम क्या कह रहे हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। अब इवेपोरेशन के कुछ तो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है कि अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं, अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे मान के चलिए आपने 1 गिलास ऑफ वाटर लिया, उसको ले जाकर धूप में आपने रख दिया। अब उस 1 गिलास पानी को उसी गिलास के अंदर इवेपोरेट होने में कितना समय लगेगा? लगभग दिन लग जाएगा, बल्कि ज्यादा समय भी लग जाएगा। लेकिन उसी को क्या करा, उसी 1 गिलास पानी को जब आप पूरी छत पे फैला दोगे तो छत पे फैलाने पे क्या होगा, वो चंद मिनटों के अंदर अंदर या कह लो चंद सेकंड के अंदर पूरा का पूरा वेपराइज हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि गिलास का एरिया कम था, लेकिन जो रूफ थी हमारी, छत थी हमारी, छत का एरिया बहुत ज्यादा था। तो एरिया के बढ़ाने की वजह से एवेपोरेशन रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ, वो पानी जल्दी से वेपराइज हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में कि ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करने से, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करने से एवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है हमारा। ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी को कहते हैं हम लोग। जब जैसा बारिश का मौसम आजकल चल रहा है, 2-4 दिनों से बारिश काफी चल रही है, तो बारिश का जो मौसम है तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी नमी हो गई है। अब नमी होने की वजह से अब कपड़े जो हम लोग घरों में सुखाते हैं, तो हमने देखा कि घरों में कपड़े बहुत धीरे धीरे सूख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में पहले से ही बहुत ज्यादा मॉइस्चर पड़ा हुआ है। तो वो मॉइस्चर पहले वो एब्जॉर्ब होगा हीट के द्वारा, यानी कि एनर्जी लेके वो पहले वहां से हटेगा, वेपराइज होगा, उसके बाद जाके तो हमारे कपड़े जो है सूख पाएंगे। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी। एनवायरनमेंट के अंदर जो नमी आ जाती है, उस नमी के कारण हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन पे इफेक्ट पड़ता है। अगर ये नमी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन रेट घट जाएगा, और अगर ये नमी कम होगी तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं कि इंक्रीज इन, अगर मैं विंड एनर्जी या विंड को इंक्रीज करता हूं तो मेरा इवेपोरेशन रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है। अगर मैंने हवा चला दी बहुत तेज, पहले मान के चलो बिल्कुल धीरे धीरे हवा चल रही है, दो तरह, एक काम करिए, 2 कपड़े रखिए, एक को पंखे के आगे रख दीजिए, एक को नॉर्मल सुखा दीजिए। तो आप देखेंगे जो पंखे के आगे होगा उससे जो है वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा एज कंपेयर टू जो नॉर्मल रखा होगा। क्यों? क्योंकि हवा की वजह से, हवा का जो प्रेशर है उसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से हमारा क्या होता है, ठीक है ना, तो हवा की वजह से हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है। चौथा फैक्ट, तो 4th पॉइंट देखिए, जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को राइज करेंगे तो उससे भी हमारा एवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझ के देख लेते हैं हम लोग कि जैसे सर्दियों के दिनों में हमने देखा है कि सर्दियों के दिनों में हमारे कपड़े बहुत धीरे धीरे सूखते हैं, लेकिन गर्मियों में हमारे कपड़े बहुत तेजी से सूखने लगते हैं। इसका कारण क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में जो हमारा टेम्परेचर होता है एनवायरमेंट का, या कह सकते हैं आसपास का जो टेम्परेचर होता है, वो काफी ठंडा होता है और बहुत ही लोअर होता है, 10 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गर्मियों के दिनों में वही टेम्परेचर हमें 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस हमें देखने के लिए मिलता है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर वहां पर क्या होता है, एवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के घटाने पर एवेपोरेशन रेट घट जाता है। तो यहां पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे पास में एवेपोरेशन के दौरान, कि भैया सर्दियों में हमारे कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं, गर्मियों में कपड़े तेजी से सूख जाते हैं।